जय हिंद एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। मैं आज आपको यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। जो 5 डेज तक एसएसबी इंटरव्यू होता है, हम लोग एक एक करके वीडियोस यहाँ पे बनाएंगे और उससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। मैं वहाँ पे क्लियरली बताऊंगा कि डे 1 पे क्या होता है, अगेन डे 2 पे क्या होगा, डे 3 एंड डे 4 एंड सो ऑन। इस तरह से एक एक करके आपके क्लिप्स होंगे, केयरफुली आप उसको देखेंगे। एक छोटी सी वीडियो होगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वहां पर आप पूरा एसएसबी का एक प्रोसेस जो होता है वो समझ सकते हैं। मैं यहाँ शुरू करूंगा पहले एसएसबी के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा डे 1 के बारे में। देखिए, एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है आपका, जब भी आप ऑफिसर बनने जाते हैं, यानी कि आप रिटन एग्जाम्स जैसे कि एनडीए, सीडीएस या फिर एफकैट क्लियर करते हैं। उसके अलावा कुछ डायरेक्ट एंट्रीज भी होती हैं, जैसे कि आपका 10+2 बीटेक एंट्री होती है जो कि नेवी के लिए होती है, टीईएस एंट्री जो कि आर्मी के लिए होती है, उसी तरह से एसएससी टेक, एनसीसी स्पेशल और टीजीसी जैसे जो एंट्रीज होती हैं। उसके बाद आप जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, और हर किसी के लिए ये 5 डेज कंपलसरी होता है। इस 5 डेज के प्रोसेस के थ्रू ही आप गुजरते हैं। जैसा कि आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे, यहाँ ये आपका इलाहाबाद एसएसबी का सेंटर है, ठीक है। और कैंडिडेट्स ये आपके दिख रहे होंगे कि सिलेक्शन सेंटर आपका कौन सा है, ये भोपाल है, ठीक है। 20 एसएसबी के ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसी फॉर्मेट में होते हैं। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये आपका एसएसबी सेंटर जो है वो भोपाल का है। तो ये जगह होती है जहाँ पर आप जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहाँ 5 डेज का आपका स्टे जो होता है वो स्टे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ ही साथ आपको फूड भी दिया जाता है, मतलब कि मील और साथ ही साथ एकोमोडेशन, दोनों ही चीज़ें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको एक ही चीज़ करना होता है उसके लिए कि आप रिटन क्वालिफाई कीजिए और फिर आपका जो भी डेट होगा एसएसबी का, उस डेट पे वहाँ पहुँचिए और इन प्रोसेस के थ्रू आप आगे बढ़िए। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि 5 दिन का क्या क्या होता है प्रोसेस। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले कि डे -1 अराइवल, ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटर्स जो हैं एसएसबी सेंटर्स, वो कैंडिडेट्स को एक दिन पहले ही बुला लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एसएसबी आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट है, तो आपको पिछले मंथ का लास्ट डे जो भी होगा उस दिन ही आपको वहाँ रिपोर्ट करना होगा। लेकिन कुछ कुछ एसएसबी सेंटर्स सेम डे बुलाते हैं, एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में, और आपको रिपोर्ट करना होता है एमसीए ऑफिस, जो कि उसके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रहता है, ठीक है। और उसके बाद से आपका जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। डे 1 की अगर मैं बात करूँगा तो डे 1 पर होता है आपका स्क्रीनिंग, डे 2 पे आपका होता है साइकोलॉजी और साथ साथ आपका पर्सनल इंटरव्यू, डे 3 और डे 4 आपका जीटीओ होता है, जीटीओ 1, जीटीओ 2 और साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू। डे 5 पर आपका कॉन्फ्रेंस हो जाता है। तो ये आपके 5 दिन का प्रोसेस होता है। अब मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पर डे 1 से। जब आप किसी भी सेंटर पर रिपोर्ट करते हैं, सबसे पहला काम यही होता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्ट करने के बाद से आप जो है फर्दर आगे बढ़ते हैं, जो भी टेस्टिंग टूल्स होते हैं उसके थ्रू आपको गुजरना होता है। जैसे अब जाते के साथ आपको सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाता है जिसको बोला जाता है PIQ फॉर्म। ये PIQ फॉर्म आपको दिया जाएगा, इसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जो कि DIPR से बना हुआ रहता है, और उन सारे डिटेल्स को आपको फिल करना होता है। तो केयरफुली उसको भरना है आपको, एक एक डिटेल आपको वहाँ पे भरना है, क्योंकि ये देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी का प्री जजमेंट यहीं से किया जाता है। ये कंपलसरी होता है आपके लिए भरना फॉर्म का हर डिटेल्स। कुछ हो सकता है कि आप इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो चीज़ें आपसे मिस हो जाती है, लेकिन इससे रिलेटेड एक मैं अलग से वीडियो भी लेके आऊँगा जहाँ पर PIQ फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स होते हैं और क्या जरूरी होते हैं वो भी आपको वहाँ बताना होगा। तो सबसे पहला काम PIQ फॉर्म भरना। आगे बढ़ जाते हैं और आगे अगर देखेंगे तो होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में देखा जाए तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि ये कैंडिडेट्स है और यहाँ पर एक मैम है जो कि बाकी जो भी टेस्टिंग टूल्स है उसको ये परफॉर्म कराने के लिए यहाँ पर रहती है। अब एग्जाम सेंटर्स में अगर बच्चा बैठा हुआ है तो इसी तरह से ये बैठा रहेगा। चेस्ट नंबर कैरी करना होता है, क्योंकि चेस्ट नंबर आपको यहाँ दिया जाता है और वही चेस्ट नंबर आपकी पहचान होती है। 3 कैटेगरी में वहाँ कैंडिडेट्स को पहले ही डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक कैंडिडेट होता है फ्रेशर, जो कि लाइफ में फर्स्ट टाइम एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहा है
उसे फ्रेशर काउंट किया जाता है। एक होता है स्क्रीन आउट, यानी कि जो फर्स्ट डे ही आउट हो गया है और बाकी सेकेंड से लेकर 5th डे तक का वो प्रोसेस नहीं देखा है, तो वो होता है स्क्रीन आउट। देन होते हैं रिपीटर। रिपीटर में आपका जो 5 डेज तक रह चुका है वो भी कैंडिडेट रहेगा, साथ ही साथ जो कैंडिडेट मेडिकल आउट हुआ है उसे भी वहां पर ही काउंट किया जाता है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मेरिट आउट हुए होंगे। तो ये सभी को कंसिडर किया जाता है रिपीटर में, यानी कि जो भी कैंडिडेट 5 डेज तक का प्रोसेस अगर इन्वॉल्व हुआ है तो उस कैंडिडेट को रिपीटर के तौर पर वहां देखा जाता है या काउंट किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग अगर 200 होते हैं तो वहां पे 50 के अराउंड या 40 के अराउंड जो है फर्स्ट डे बच्चों को रखा जाता है। अब वो किस बेसिस पे रखा जाता है? इन्हीं टेस्ट के थ्रू। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्या है इसको मैं आगे बताने वाला हूं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो फर्दर 2 पार्ट में है, जिसमें पहला जो होता है आपका OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ये जो टेस्ट है आपका ये होता है रीजनिंग का, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं और टाइमिंग आपका वेरी करता है बोर्ड टू बोर्ड। आपका जो टाइमिंग है वो 20 to 30 मिनट के बीच में वेरी कर जाता है। अब ये टेस्ट में ध्यान रखना है कि 50 क्वेश्चंस पर पेपर होता है, 2 पेपर आपके होंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल का। कभी कभी वो मिक्स होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, सेकेंड पेपर में भी वर्बल एंड नॉन वर्बल, और कहीं कहीं पर आपका वो सेपरेट होता है, वर्बल का टेस्ट अलग एंड नॉन वर्बल का अलग। 50 क्वेश्चंस होते हैं। एक चीज जो उसको आपको ध्यान रखना है वो होता है कि यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब जो केयरफुली एक काम आपको करना है कि जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको कीजिए पहले, देन उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जिस पे थोड़ा सा डाउट था आपको या थोड़ा टाइम लग रहा था लेकिन आप कर सकते थे। देन जैसे ही इन्विजिलेटर आपको बोलेंगे कि जेंटलमैन देयर इज ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग, देन आपको क्या करना होगा कि जो भी रिमेनिंग बच गए हैं उनको आप जरूर सॉल्व करो। आप छोड़ना नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर छूट जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो उसको छोड़ना नहीं है। ये एक एडवाइस है आप सभी के लिए। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है जहां पर दिया हुआ है राइट द नंबर ऑफ द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ये कुछ सीरीज बनी हुई है जहां पर आपको इस तरह से फर्दर प्रोसेस होते हुए दिख रहा है। यहाँ आपको डार्क दिख रहा है, देन एक सर्कल है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर सर्कल फिर स्क्वायर, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर और फिर सर्कल, अगेन क्या आएगा इसके ऊपर? स्क्वायर आएगा। लेकिन उसका पोजीशन जो है वो देखिए, यहाँ पर ये पोजीशन में है, ये आपका काइट जैसा पोजीशन में है, तो अगला जो है आपका फर्दर यहाँ पर ऐसे बनते हुए दिखेगा, यानी कि जो नेक्स्ट सीरीज होगा आपका हो जाएगा वो 2। तो जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाता है क्या? 2। आप जो भी वहां पे लिखा होगा 1 2 3 उसके सामने लिखेंगे 2 सिर्फ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये आपका पिछला वाला नॉन वर्बल था, ये वर्बल आपको दिख जाएगा। यहां लिखा हुआ है राइट द नंबर ऑफ द वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड का देखना होता है कि कौन लास्ट में आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लिप, यहाँ पे नेक्रेस, पेंगुइन और फॉर्म्ड। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सीधा से बात है, देखिए सबसे पहले तो एफ आ जाएगा, एफ के बाद आपका एल आएगा, एल के बाद फिर एन आएगा, तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो पेंगुइन आएगा, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3। क्लियर है इतना? थोड़ा और बढ़ते हैं क्योंकि मैथ्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा वही चीज आपको मालूम करना है, और यहाँ पे साइन जो है वो निगेटिव होगा। अब देखिए 3 में से क्या माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो बेटा बोला जाए तो यहाँ माइनस नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये आ जाएगा 13, जबकि यहाँ पे हो गया 5। 13 में से क्या आपका 4, तो ये 9 हो गया। ठीक, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0। जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, फर्दर आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतना? तो ये चीज जो दिख रहा है आपका, यही OIR होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल में डिवाइड होता है, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर टेस्ट जो है वो 50 होते हैं। 2 टेस्ट आपका कंडक्ट होता है हर SSB में,
उसके बाद आगे जैसे ही बढ़ते हैं, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप OIR 1 लेके आते हैं, दैट मीन्स कि अगर 90% से अबव आप स्कोर करते हैं तो फिर स्क्रीन इन होने के चांसेज आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और OIR अगर 2 है तो फिर आप सही हैं, लेकिन OIR 3 और 4 अगर है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है स्क्रीन इन होना। तो इसलिए OIR पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, प्रैक्टिस करते रहना है और उसके लॉजिक्स भी समझना है आपको, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं और अगला प्रोसेस जो है इसका, उसके बारे में मैं बात करता हूं, जो होता है आपका PPNDT। तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट या डिस्कशन टेस्ट भी बोला जाता है। यहां पर जो है आपकी एक इमेज दिखाई जाती है स्क्रीन पर, वो मैं इमेज भी आपको दिखाऊंगा, जो कि आपकी 30 सेकेंड के लिए दिखाया जाता है। और उस 30 सेकेंड के ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या करते हैं कि वहां कुछ डिटेल्स फिल करने होते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वो डिटेल्स फिल करेंगे और देन आप जो है उस पर एक स्टोरी लिखते हैं। फिर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं उसमें, तो GD होता है, डिस्कशन होता है एंड सो ऑन, इस तरह से प्रोसेस होते हैं। 1 बाय 1 मैं इसको बताऊंगा यहाँ पर। जैसे सबसे पहले आपको इस तरह का एक कोई पिक्चर दिखेगा जो कि आपके स्क्रीन पर होगा, और ये 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ये स्क्रीन पर फ्लैश होगा। 30 सेकेंड के बाद ये पिक्चर हट जाएगा यहाँ से। देन आपके पास एक पेज दिया गया रहेगा, उस पेज पर कुछ डिटेल्स लिखने होंगे। वो डिटेल्स भी मैं आपके सामने लेके आ जाता हूँ। जैसे कि ये है, देखिए जैसे ही आप जाएंगे तो स्टार्ट में ही ये डिटेल्स तो आपको भर लेना होगा, जिसमें आपको नंबर ऑफ SSB, जैसे कि अगर भोपाल में गए हैं तो आप 21 या 20 या 22 SSB जा सकते हैं, या 33 जो कि नेवी का है। तो SSB के नंबर्स होते हैं, वो जहां भी जाएंगे आपको पहले ही वहां बता दिया जाता है। बैच नंबर हर किसी का होता है एक फिक्स, और आपको एक चेस्ट नंबर भी दिया जाता है, जैसा कि आप पहले फोटोज में देख चुके हैं। वो चेस्ट नंबर ही आपकी पहचान होती है। देन आपको यहाँ पर नाम, एज जो है आपका, जैसे ये 20 ईयर 7 मंथ्स ऐसे लिखना होता है। डेट उस दिन का होता है जिस दिन आप SSB इंटरव्यू दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या करना होता है, तो इस बॉक्स में जो आपके फोटोज में जो आपका हीरो था, उस हीरो के डिटेल्स लिखने होते हैं। और वो डिटेल्स जो है वो क्या होते हैं, तो एक आपका होता है उसमें उसका सेक्स, फिर उसका होता है एज, और देन लास्ट में होता है आपका मूड। अब ये सेक्स में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वो अगर मेल है तो आप M लिखेंगे, अगर फीमेल है तो F लिखेंगे, और अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर आप पर्सन P लिखेंगे। जो एज होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, जैसे कि 21, 22। इसमें मंथ वगैरह नहीं लिखना होता है, पॉइंट्स में नहीं लिखना होता है, एग्जैक्ट आप 21, 22 कोई एक जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे। ये आपका जो हीरो होगा उसका। मूड में पॉजिटिव, निगेटिव, या फिर अगर आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो वहां पर आप O लिखेंगे, जो कि न्यूट्रल मूड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये डिटेल्स आपको कैसे भरना होता है, तो वहां पर या तो आपको एक इलिप्टिकल पार्ट में, जैसे कि आप अगर फिगर देखे होंगे तो इस पोर्शन पर जो है वो कैंडिडेट है आपका, जो कि आपके स्टोरी का हीरो होगा। यहां पर आप लिखना शुरू करेंगे कि ये मेल है, आपने एज देख लिया, मान लीजिए 30, ये पॉजिटिव मूड में है, तो इस तरह से डिटेल्स आपको लिखना होता है। फर्दर अगर और भी मेंबर है उस फोटो में तो उनको आप ऐसे डॉट करके, वो इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिया जाता है कि कैसे लिखना है, डॉट लिखेंगे। देन यहाँ पर मेल और कुछ 32 और पॉजिटिव, तो इस तरह से आप लिख लेंगे अगर मोर देन 1 पर्सन है तो। लेकिन आपका जो हीरो होगा, हीरो ऑफ द स्टोरी, उस पर्सन को आप ऐसे इलिप्टिकल पार्ट में ही लिखेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको किस तरह से भरना है। एक्शन में क्या होता है कि जो भी आपकी स्टोरी जिस भी टॉपिक के अराउंड जा रही होती है वही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग क्विज कंपटीशन इन कॉलेज, नॉर्मल सा चीज है कि क्विज कंपटीशन जो है वहां पे कंडक्ट हो रहा है, तो आपका थीम ऑफ द स्टोरी हो जाएगा, वहीं आपका एक्शन होता है। और वो एक सेंटेंस पे बस नॉर्मली लिखना होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। अच्छा, ये डिटेल्स भरने के लिए आपके 1 मिनट होते हैं। 30 सेकेंड पिक्चर दिखाया गया, फोटो दिखाया गया, 1 मिनट ये पार्ट होता है। देन यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से आप स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। जो स्टोरी लिखने के लिए आपका टाइम होता है वो होता है 3.5 मिनट, यानी कि ओवरऑल आपका 5 मिनट मिलता है। और इस 5 मिनट में आपको ये कुछ डिटेल्स भरने होते हैं और साथ ही साथ
स्टोरी लिखनी होती है जिसमें कि उसका एक बैकग्राउंड होता है और बॉडी ऑफ द स्टोरी होती है जो कि ये किस तरह से जा रही है, और देन एक आउटकम होता है। तो ये तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और फिर स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ही स्टोरी आपकी हो जाती है फिनिश, सभी की स्टोरी जमा हो जाती है और फिर ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है वहाँ पर, और वो ग्रुप्स जो है वो 10 to 12 मेंबर्स में ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ डिवाइड किया जाता है ग्रुप वाइज। ठीक है, अब जो ग्रुप जाता है वो आगे जाता है वो डिस्कशन के लिए, और डिस्कशन में क्या होता है कि चेस्ट नंबर 1 2 3 ऐसे न्यूमेरिक ऑर्डर में उनको बैठा दिया जाता है, और वहाँ पर आपको एक बार फिर से आप ही की लिखी हुई स्टोरी को दिया जाता है रीड आउट करने के लिए। देन अगेन वो सबमिट हो जाता है और देन स्टार्ट होता है नरेशन। अब वो नरेशन क्या होता है तो उसको मैं अगले पिक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका सीन होता है किसका, डिस्कशन वाले पार्ट का, जहां पर ये 3 एसएसएस आपके सामने बैठे होते हैं, जिसमें आपके एक साइकोलॉजिस्ट, एक जीटीओ और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे। कैंडिडेट्स कुछ ऐसे ही न्यूमेरिक ऑर्डर में बैठे रहेंगे। नरेशन का पार्ट क्या होता है कि जो भी आप स्टोरी लिखे हुए हैं उस स्टोरी को विद इन 1 मिनट आपको वर्बली बोलना होता है। वहां पर आप बताएंगे कि आप स्टोरी क्या लिखे हुए हैं। थोड़ा सा वो डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि लिखने और बोलने में फ़र्क होता है। तो आपको प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ वहाँ पर स्टोरी आपको नरेट करना है, आपको बोलना है। ग्रामेटिकल एरर मत कीजिए, और लिखते टाइम पे भी आप ग्रामेटिकल एरर साथ ही साथ ओवर राइटिंग और कटिंग, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, यह आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर आप फंबलिंग नहीं करेंगे जब भी आप अपनी स्टोरी बोल रहे होंगे। अब देखा जाए तो आपका स्टोरी जो बोलना है, नरेशन है, उससे पहले थोड़ा सा समय मिला हुआ रहता है। उस टाइम पे आप जो है रिवाइज कर सकते हैं अपनी स्टोरी को। थोड़ा सा साइड में होके आप उसको वर्बली बोल के एक बार देख सकते हैं कि क्या मैं फ्लुएंसी के साथ बोल पा रहा हूँ। कुछ अगर आपको चेंजेस भी करने हैं तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही फर्स्ट पर्सन यहाँ पर नरेट करेगा तो ध्यान ये रखना है कि आपको सैल्यूटेशन नहीं करना है, कोई ग्रीटिंग नहीं होती है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो नहीं बोलना है, और ना ही जैसे ही आपकी स्टोरी फिनिश होगा तो आपको थैंक यू बोलना है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब एक पर्सन जैसे ही फिनिश करेगा ऑटोमेटिक सेकंड पर्सन स्टार्ट हो जाएगा, फिर थर्ड एंड सो ऑन अप टू लास्ट पर्सन। जैसे ही लास्ट पर्सन का नरेशन एंड होता है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर शुरू हो जाता है आपका ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या होता है, तो यही एक कॉमन स्टोरी होती है जिस पे आप बात कर रहे होते हैं। इतने लोग, इतने तरह की स्टोरी और इतने तरह के माइंड, सभी लोग जो है यहाँ पर एक बात कर रहे होते हैं कि कौन सा स्टोरी बेहतर होगा या क्या टॉपिक होगा, कितने पर्सन है, ये हर चीज़ पे वहाँ पे डिस्कशन होता है। फिर एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है, वो पर्सन जो है आपकी कॉमन स्टोरी को वहाँ पर वर्बली नरेट करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। जैसे ही वो नरेट करेगा फिर आपके ग्रुप को बाहर किया जाता है, आप बाहर जा सकते हैं। देन आपका जो है रिजल्ट वहाँ पे आफ्टर लंच आ जाता है, और फिर जितने भी बच्चे वहाँ स्क्रीन इन हो जाते हैं, जितने वहाँ से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उनको जो है फर्दर पार्ट के लिए वहाँ पर रख लिया जाता है और बाकियों के फिर वापस कर दिया जाता है। इसके बाद की जो भी क्लासेज हैं यानी कि डे 2, डे 3 और डे 4, 5, वो सभी की वीडियो आगे आने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।